अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जैसे आपने देखा, रूअत हिलाल कमेटी के मुतालिक वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का कहना है कि इस कमेटी की तहलील कर देनी चाहिए और साथ में वह जदीद तरीकाकार अपनाना चाहिए, बेशक मून साइटिंग के हवाले से हो और ईद की तारीख का ऐलान करना हो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वजीर फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। यही बताइएगा जनाब, वजीर मजहबी अमूर तो यही फरमा रहे हैं कि रूअत हिलाल कमेटी के दायरा इख्तियार में आता है मून साइटिंग और तारीख का ऐलान करना। किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो 1974 से एक कमेटी कायम की गई थी और बाय रेजोल्यूशन थी जी। और इस कमेटी के ज़िम्मे ये काम जो है वो लगाया गया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि कम से कम हमारी होश में तो हमने नहीं देखा कि कमेटी जो है वो एक चाँद के ऊपर मुत्तफ़िक हुई हो और हमें वो हमारे मज़हबी त्योहार जो हमारी इत्तेफ़ाक और यगानियत का बायस होना चाहिए, हम हमेशा देखते हैं कि वो तक़सीम का बायस बनते हैं। लिहाज़ा ज़ाहिर है जो निज़ाम है, ये मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो चुका है और इसीलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके मुताबिक हमने ये कहा था कि आप टेक्नोलॉजी की मदद लें। बिकॉज़ जो बंदा भी थोड़ा बहुत समझता है उसको पता है कि अब चाँद देखना कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है और आसानी से आप जो है वो चाँद की जो निकलना है वो तमाम काम जो है बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं और उसकी तारीफ जी। जो है वो आसानी से उसकी की जा सकती है। बाकी ये है कि अगर हमने एक वही तरीका रखना है तो वो तरीका ज़ाहिर है कि हमारे लिए कामयाब नहीं रहा। चौधरी साहब, आप बात बड़ी संजीदा का है और मामला बड़ा वाकई सीरियस है। और हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दिनों में ईदें मनाई गई हैं, लेकिन लगता ही है कि आपकी इस बात को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या पार्लिमान को ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रही। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर कानून साजी भी हो सकती है। अगर ये कमेटी आपने ख़त्म करनी है, इवन कि आप इससे पहले इस्लामी नजरियाती कौंसिल के बारे में भी बात कर चुके हैं, वो भी एक ऐसा फोरम है जहां पे सिफारिशात जरूर आती है लेकिन उसकी यूटिलिटी हमें नजर नहीं आती। तो ये दो बड़े इदारे मौजूद हैं, एक ऐसा कि जो कंफ्यूजन पैदा करता है, दूसरे का इनपुट जो है वो यूजलेस है। तो कम अज कम बयानात से आगे भी तो बढ़ना चाहिए, कुछ होना चाहिए सर इस हवाले से। होना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम ये है कि चाहे इस्लामी नज़रियाती कौंसल हो, चाहे शरीयत कोर्ट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हो, इनके ऊपर हम अरबा रुपया हुकूमत पाकिस्तान हर साल खर्च करती है और ये टैक्स पेयर का पैसा है जो कि इन इदारों के ऊपर खर्च होता है। तो जब आप किसी इदारे के ऊपर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं तो जाहिर है कि आवाम की तवक्को ये है कि उसका आउटपुट भी होना चाहिए। अब ये जो इदारे हैं पाकिस्तान में, इन इदारों की नाकामी की एक ज़ाहिर है कि एक बड़ी वजह तो ये है कि 1976 के बाद से रियासत की पॉलिसीज़ ऐसी रहीं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तक़सीम बढ़ी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक जो समझिए कि जो एक रोशन ख़याली है और एक प्रोग्रेसिवनेस है, उसको महदूद किया गया है और पाकिस्तान की सोसाइटी भी तक़सीम है इन सारे मामलात के ऊपर, जिसकी वजह से ना सिर्फ़ ये कि इन इदारों का जो कोई आउटपुट है वो नहीं आया, बल्कि गवर्नमेंट्स भी जिस तरह से अभी आपने बात की है, आप ये मामले को तो छोड़ दीजिए, मेरा ये ख्याल है कि अंडर एज मैरिजेस का जो मामला है वो शायद इससे 1000 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसको सऊदी अरब जैसे ममालिक ने, जिनको हम समझते हैं कि वो क्लर्जी की कंट्रोल में है, उन ममालिक में भी बैन हो गया लेकिन हम उसको बैन नहीं कर सके। ये आपको इसकी एक इज़हार है कि किस कदर ज़्यादा यहाँ पर हमारी सोसाइटी तक़सीम है और अगर हमने इक़दामात नहीं किए, रियासत ने इक़दामात नहीं किए, तो ज़ाहिर है कि इसके नताइज हमने पहले भी भुगते हैं, भुगत भी रहे हैं और आइंदा भी सूरत हाल में बेहतरी पैदा नहीं होगी। अच्छा, दो नुकात फवाद साहब। ये आखिरी पॉइंट रूअत हिलाल कमेटी के मुतालिक उसके जो कुछ नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि आपको आंख से देखना चाहिए। हालांकि दूसरी जानिब लोग कह रहे हैं कि आखिरकार वो भी एक टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस नुक्ते के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या मौक़िफ़ है? दूसरा, आपने बात की अंडर एज मैरिजेस की, और बगैर किसी शक के ये बहुत ज़्यादा एक अहम इशू है। सिंध सूबे में जहां आपको ये इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिला, उस पर कानून साजी भी हुई, लेकिन उस कानून को फिर मज़ीद वीकन किया, कमज़ोर किया गया।
और उस वजह से उस पर अब अमल दरामद नहीं हो सकता, तो क्या वफाक कोई अपना किरदार अदा कर सकता है जो कुछ हो रहा है सिंध में और पंजाब में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो जाहिर है हमें एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर, एक रोशन ख्याल मुल्क के तौर के ऊपर, और हमारे जो फैसले हैं वो साइंस की बुनियादों के ऊपर, इल्म की बुनियाद के ऊपर और अक्ल की बुनियाद के ऊपर होंगे। और अगर हम ये बुनियाद अपनी ये नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि हम एक बैकवर्ड सोसाइटी बनेंगे और काफ़ी हद तक हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो नज़र भी आते हैं। जहाँ तक ये आपने अंडर एज मैरिजेस की बात की, देखिए वफाक में तो कौमी असम्बली में ये बिल पेंडिंग है और बहुत अरसे से पेंडिंग है, और इसमें इतनी ज़्यादा तकसीम आपको नज़र आई कि चाहे वो पार्टीज़ हों, हुक्मरान जमात हो, चाहे अपोजिशन जमात हो, तमाम जमातों के अंदर इसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि इसको ये कानून नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये बकौल उनके शरीयत के खिलाफ है। आप मुझे बताइए कि अगर ये सोच होगी तो जाहिर है कि इससे पाकिस्तान की एक मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, कुछ थोड़ी सी बात अब जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है शुगर स्कैंडल को मंजर आम पे आ गई, और इसमें कोई शक नहीं है साफ पाकिस्तान की ये वाहिद हुकूमत है कि जिसने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि जो वादे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कि अगर उन पे इल्ज़ाम आता है कि वो यू टर्न लेते, लेकिन इस मामले पे जो करप्शन के खिलाफ उनकी मुहिम है उसके ऊपर तो बड़े फर्म हैं। रिपोर्ट मुरतब भी हुई, मंजर आम पे आई, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है चौधरी साहब के जो गैर कानूनी फ़ायदा लेने वाले थे वो तो मुजरिम ठहरे, और जिन्होंने फैसिलिटेट किया उनके बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। तो कम से कम थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा कि वो काबीना हो या वो लोग जो ICC का हिस्सा थे, वो लोग भी अब क्या इस सारे प्रोसेस के अंदर या तो काबीना से बाहर जाएंगे या फिर यह है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। और मोर इम्पोर्टेंटली ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जहांगीर तरीन साहब बिलखसूस तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या उनसे अब ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया पार्टी की तरफ से? कम से कम पहले तो इस रिपोर्ट के 3-4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, उसमें से 26 अरब रुपए की सब्सिडी पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में हुई और 3 अरब की सब्सिडी जो है वो मौजूदा हुकूमत के दौर में पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो दी। दूसरा हिस्सा इसका यह है कि वो इदारे, यानी चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो आपका शुगर कमेटी हो जो, या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हो, इसके साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इन इदारों को जो रोल अदा करना चाहिए था वो रोल उन्होंने अदा नहीं किया, लिहाजा उनकी क्या लायबिलिटी है। तीसरा ये कि जिन्होंने फ़ायदा लिया उन्होंने क्या डबल बुक मेंटेन की हुई थी और जो ऑफेंसेस हैं वो किए हुए थे। इसके अलावा जिन्होंने ये सब्सिडीज दी उनका क्या वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी या वो एक सरफे नज़र थी। अब इन चारों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो FIA को तफवीज़ कर दिया गया है मामला। FIA को कहा गया है कि वो इन सारे मामलात के ऊपर जो है वो अपनी तहकीकात करेगा और जहां जो ऑफेंस बनता है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ेगा। और सर जहांगीर तरीन के बारे में क्या कहेंगे सर? क्या वो अभी भी पार्टी का हिस्सा है या अब तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा? कम से कम तहरीक इंसाफ ये कहती है, वो जो भी कहें। देखिए, इससे पहले भी इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर बाबर अवान साहब जो थे वो कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो गए, उन्होंने केस क्लियर अपना करवाया कोर्ट में, फिर वो वापस आए। इसके बाद जो अलीम खान साहब थे वो जेल गए, सब्तैन साहब थे वो जेल गए, और अदालत से ये लोग वापस आए और फिर ये ओहदों के ऊपर बहाल हुए। सो PTI में तो ये रवायत रही है कि अगर कोई ओहदे पे होगा तो उसको अपना ओहदा छोड़ना होगा। जहांगीर तरीन साहब चूँकि PTI में पहले ही किसी ओहदे के ऊपर नहीं थे, उनका ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम नहीं है, और वो अपना पहले ही कह चुके हैं कि जो भी उनका मामला होगा वो फेस करें। फवाद साहब, आपने अभी FIA का जिक्र किया, उस रिपोर्ट में हर रिकमेंडेशन के नीचे उन्होंने जो लाइन अदारा है उसका जिक्र किया हुआ है कि फलां जो इल्ज़ामात हैं उनको FIA प्रोसेस करे, कुछ को SCCP प्रोसेस करे, कुछ को NAB प्रोसेस करे। तो जो रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस हैं क्या सब के सब FIA को सपोर्ट कर दिए गए हैं या उन्हीं लाइन अदारों को ये सारे ऑन एन इंडिविजुअल केस बाय केस बेसिस टर्न ओवर किए जाएंगे? और
दूसरा जनाब, जो इस रिपोर्ट ने एक और चीज की निशानदेही की है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और SECP के बारे में कहा कि ये अदारे बहुत एक गैर फाल या एक कमजोर किस्म का प्रोसीजर अपना रहे थे और कुछ कलूजन की भी बातें की थी या इनहेरेंट कमजोरी की बातें की थी। तो कानून साजी के जरिए या पॉलिसी के जरिए इन इदारों को क्या बाइख्तियार किया जाएगा इस रिपोर्ट की रोशनी में? ये इदारे जितने इख्तियार उनको पहले भी हासिल हैं, अगर वही इस्तेमाल कर लेते तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बड़ी बेहतर होती। बदकिस्मती से इंडस्ट्रियल कैपिटल की जो मिसाल हमने इस मामले में देखी वो बाकी भी तमाम मामला ऐसे हैं। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि ये मुख्तलिफ लाइन इदारों को दी जाएगी, नहीं, ये तमाम जो मामला है ये FIA के सपोर्ट किया गया है। और जो सिविल लायबिलिटीज़ हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो तो ज़ाहिर मुतल्लिका इदारे लेंगे, लेकिन तमाम जो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ हैं वो FIA खुद देखेगा। चौधरी साहब, क्योंकि आप खोल के बड़ी बात करते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ बात करते हैं, तो आपसे कुछ क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर भी बात इसलिए लोग करते हैं। जहां इतना बड़ा शुगर के ऊपर कमीशन बना और उसके नताइज भी सामने है, उसको अनाउंस भी किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने अपने बहुत इंतहाई करीब लोगों को एक तरह से अभी तक ज़ाहिरन लूज कर दिया है, तो क्या ख्याल है BRT का मनसूबा जो खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर में था, उसके अंदर भी सर अरबों रुपए का एक ज़िया हुआ है। तो आप नहीं समझते कि ऐसे मंसूबे के लोगों की भी एक कमीशन बनना चाहिए ताकि वहां पे भी पता चले कि किन लोगों की नाअहली की वजह से अरबों रुपए इजाफी खर्चे और मंसूबा इतनी देर तक डिले भी हुआ? इसके ऊपर दो बड़ी जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट्स आई। सबसे पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना खुद जो है इसके ऊपर तहकीक की, उसके बाद एक यहाँ पर जो है उसकी तहकीक आई। दोनों में उन पर किसी माली बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम जो है वो इस मंसूबे में सामने नहीं आया। ये ज़रूर कहा गया कि इसमें जो प्लानिंग के मामलात थे, शुरू में ये मंसूबा बहुत छोटा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत बड़ा मंसूबा जो है हो गया। और अभी कुछ अर्सा पहले जब मुझे पेशावर जाने का इत्तफाक हुआ तो मैंने BRT का मंसूबा देखा। एक्चुअली मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, इतना बड़ा मंसूबा जो है वो है कि इसके बाद पेशावर की जो ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं वो तकरीबन कई सालों के लिए जो है वो मुकम्मल हल हो जाएंगे। सो उसके जो बज़ाहिर जो डिज़ाइन या जो इस तरह से वो फंक्शनैलिटी है उसकी, वो बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक माली बेज़ाब्तियों का ताल्लुक है वो दोनों रिपोर्ट्स में सामने नहीं आई हैं। और तीसरी बात यह है कि ये मामला ऑलरेडी नैब में है और नैब इसको जो है वो कर रहा है इन्वेस्टिगेट। जो भी नैब की रिपोर्ट आएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी कभी इंटरफेयर नहीं किया क्रिमिनल केसेस में या किसी के लिए, वो आगे भी यही अपनी पॉलिसी बरकरार रखे। अच्छा फवाद साहब, जो बात की जा रही है कि नैब हरकत में आएगा ईद के बाद और बतौर अदारा आपको एक बार फिर मैस अरेस्ट देखने को मिलेंगे, उसमें क्या कोई हकीकत है? क्या उस तरफ चीजें जा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। और दूसरी बात यह कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बात तो यह है कि देखिए, मेरी नज़र जो पाकिस्तान के लोग हैं, हमें उन्होंने वोट दिया था अकाउंटेबिलिटी के लिए। अकाउंटेबिलिटी के भी दो हिस्से थे। एक तो ये लोग जिनको लगाए गए थे वो जेलों में जाएंगे, और दूसरा ये था कि जो पैसे पाकिस्तान से बाहर गए हैं वो वापस आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली नैब से ये दोनों काम उस तरह से नहीं हो सके, और उसकी बड़ी वजह यह है कि नैब ने अपना दायरा कार इतना फैला लिया है कि उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास उस क्वालिटी की प्रोसिक्यूशन नहीं है, उस क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि वो केसेस को कंक्लूड कर सके। मेरी नज़र में नैब को अपना जो दायरा कार है उसको महदूद करने की ज़रूरत है, और उनको ये चाहिए कि जब एक केस वो अदालत में भेजें या जो बंदा अरेस्ट करें, उस केस को फिर कंक्लूड होना चाहिए। बड़ी मायूसी होती है लोगों को, हम ये अब भी देखते हैं कि एक रोज़ाना नया केस आ जाता है, फलाने का आपने रिमांड ले लिया, फलाने का जो है वो आपने जो है उसके ऊपर रेफरेंस दायर कर दिया या व्हाटएवर, या अरेस्ट कर ली, उसके बाद उस केस का कुछ पता ही नहीं चलता। ये जो एक मामला है, इसको नैब के जो हमारी लीगल टीम है और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, और चेयरमैन साहब खुद बहुत बड़े कानूनदान हैं पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, ये उनके मामलात हैं देखने के, और आई एम श्योर कि वो इसको देखेंगे। और आपको तो सर इत्तेहादी भी बिलखुसूस पंजाब में चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन साहब भी अब ये बातें कर रहे हैं
कि नैब का इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनके खिलाफ भी जो 19 साल पुराना केस एक निकाला गया है, उसके पीछे भी कुछ इसी तरह के मुहर्रिकात हैं। तो अपने इत्तेहादियों की बात को आप कितना वजन देते हैं? क्या कुछ ऐसा है या चीज़ें मेरिट पे देखी जा रही हैं? फ्रेंकली ये जो नैब का इदारा है, ये तो सबसे पहले पीएमएलएन ने बनाया था। फिर जब पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट थी, पीएमएलक्यू ने भी इसको जारी रखा, पीपल्स पार्टी ने भी इसको जारी रखा, और पीएमएलएन की फिर गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर इसको जो है वो कंटिन्यू किया। अब सवाल ये है कि अगर ये इदारा इतना बुरा था तो अपने एतबार में ये काम था कि उसका जायज़ा लेते और उसमें जो चीज़ें बदलने की हैं वो बदलते। लेकिन इस वक्त भी जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है, चेयरमैन से लेके नीचे तक, वो एक कोई जो है वो उसमें पीटीआई का बंदा शामिल नहीं है। चेयरमैन से लेके चपरासी तक वो पीटीआई का लगाया हुआ नहीं है। लेकिन जो भी लोग समझते हैं कि इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, उनको ये चाहिए कि सब्सटेंटिव लॉ अमेंडमेंट्स लेके आए और हमें बताएं कि किस तरह से रखें, डिबेट हो कि कैसे हम एक ऐसा इदारा बनाएं कि जो प्रोसिक्यूशन के लिए या केसेस को पकड़े तो उसके ऊपर कोई एतराज़ ना कर सके और वो इफेक्टिव भी हो। लगे चौधरी साहब, आपको कुछ बातें तो आपको भी समझ आती है ना। बिजनेसमैन को, ब्यूरोक्रेट्स को निकालना था तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आ गई। तो अब आपको कहीं नहीं लगता कि अगर कुछ खराबी हैं जिसमें लगता ही है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में आप भी बड़े जहां दीदा सियासतदान है, कोई नववारिद नहीं सियासत के अंदर, आपको भी समझ तो आ रही होगी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो अगर कहीं लगता है कि कंसर्न्स ऐसे हैं, कल को आप भी अपोजिशन में हो सकते हैं, तो इनको देख के कम से कम ये इनिशिएटिव खुद गवर्नमेंट भी तो ले सकती है। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि अपोजिशन इस पे कोई इनिशिएटिव ले? नहीं, देखिए ना, पहली बात तो ये है कि एतराज़ात अपोजिशन को है, और जिसको एतराज़ात है जाहिर है कि सबसे पहले तो उसी ने लेके आना है कि वो कैसे इस मामले को डील करेगा। हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, हम तो पहले भी एक ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आए हैं और उस ऑर्डिनेंस में हमने कोशिश की है कि रिलीफ देने की। अब मजीद अगर इसमें बातचीत होगी, अपोजिशन अपने ड्राफ्ट वो लेके आती है, तो यकीनन उस पर बातचीत हो सकती है। और सर को वो असासे डिक्लेयर करने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि उनको जो मुशीर हैं, तो वो कब तक उम्मीद रखी जाए कि इस अनाउंसमेंट के ऊपर अमल दरामद होगा? सिर्फ मुशीरों के हद तक होना चाहिए, या आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर से लेकर काबीना और दीगर लोगों को भी चाहिए कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें? नहीं, काबीना के लोग तो जो पहले हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, वो तो जाहिर है कि अपने एसेट्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पहले डिक्लेयर करते हैं, बल्कि हर साल उनके एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अपने एसेट्स जो हैं वो हर साल डिक्लेयर होते हैं। ये तो SAPMs और एडवाइजर्स के बारे में अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्रिंसिपल ले डाउन किया है कि जो भी कैबिनेट में बैठेगा वो अपने डिक्लेरेशन करेगा एसेट्स की और जो बाकी डिपेंडेंट्स हैं उनकी। गैर मुंतखब अराकीन की पर तनकीद हुई थी और वो एक निजी चैनल पर जाके भी उन्होंने कहा कि ये गैर मुंतखब अराकीन है, उनको बताना चाहिए उनके अपने खासे क्या हैं। और फिर एक तासुर भी गया कि क्या इस काबीना में जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनकी शायद बात ज़्यादा सुनी जाती है बनिस्बत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो इस बात पर भी कोई काम हो रहा है? हुकूमत वक्त इस चीज़ को किस तरह तस्वर करती है? देखें, बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी जो नौयत है, इसकी जो हैयत है, स्ट्रक्चर है, वो इस तरह का है कि ये आप इनकरेज करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियंस को कि वो इसमें शामिल हों, और वो फैसलों की फैसला साजी में मुआवनत के लिए उनको इनकरेज किया जाता है। लेकिन फैसले जो हैं वो इलेक्टेड लोगों की जिम्मेदारी जो है वो है, क्योंकि वो लोग फिर आगे आवाम को जवाब दें। सो इस स्ट्रक्चर में जो SAPMs हैं और एडवाइजर्स हैं, वो मुआवनत के तौर के ऊपर उनको शामिल जो है वो किया जाता है, फैसला करने के लिए शामिल जो है वो नहीं किया जाता। ये इनहेरेंट एक आप कहिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो लोग SAPMs और एडवाइजर्स के तौर के ऊपर काबीना शामिल होते हैं, वो इम्पेरेटिव है कि वो चूंकि काबीना में बैठते हैं, लिहाजा उनको अपनी नेशनैलिटीज, अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करने हैं। पहले किसी वजह से उन्होंने ये नहीं किया। असूली तौर के ऊपर तो जब उन्होंने पहले दिन उनका नोटिफिकेशन हुआ, ये डिक्लेरेशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए।
अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि 15 दिनों में ये अपने एडवाइजर्स और SAPMs अपने असासे डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा चौधरी साहब, आप बड़े बाखबर वजीर हैं, तो कुछ 18वीं तरमीम के हवाले से पिछले दिनों में काफ़ी शोर उठा है, तो क्या होने जा रहा है? कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद जो बजट इजलास होने जा रहा है इसके अंदर शायद इस इशू को एड्रेस करने की भी एक कोशिश की जाएगी। तो कोई बाबर अवान साहब की तरफ से जो कानूनी टीम आप कोई इनपुट आया, और किस तरह के अमेंडमेंट्स आप चाह रहे हैं कि लाई जाएं जिससे वफाक को जो बिलखसूस फाइनेंसेस के हवाले से दरपेश मसाइल हैं उनको हल किया जा सके? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम को अक्सर लोग गठमट कर देते हैं NFC अवार्ड के साथ। NFC अवार्ड का हर 10 साल के बाद उस पर निगोशिएशन होनी होती है, उस पर बातचीत होनी होती है। तो उसी ज़मन में कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, वो उसके ऊपर बातचीत करेगी। और NFC अवार्ड का जो सूबों का हिस्सा है, उसमें जो वफाक के 3 हेड्स जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि फिर जो एक डिफेंस का हेड है, इस तरह से मेगा प्रोजेक्ट्स का हेड है और बैरूनी कर्जे उतारने का, उसमें इन 3 चीज़ों में जो सूबे हैं उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए। अदरवाइज फेडरेशन जो है उसके जो वसाइल हैं वो इतने नहीं हैं कि वो सारा भार जो है वो खुद उठा सके। और फिर ये सारे जो है वो ज़ाहिर अल्टीमेटली सूबे इससे बेनिफिट करते हैं। दूसरा जो बात है कि 18वीं तरमीम का जो बेसिक समझिए कि माखज़ है वो डेवोल्यूशन है, जो कि आप समझिए कि होगा फेडरेशन से सूबों की तरफ। अब अगर वो जो माखज़ है वो उसके ऊपर तो सारी पार्टीज का कंसेंसस है, उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा उस पर बातचीत की और उसकी तो कुछ तूक नहीं बनती। लेकिन आप जी असद जी हमारा वक्त क्योंकि कम हुआ जा रहा है, फवाद साहब बिल्कुल आखिर में कोरोना वायरस की वबा आप हमसे बेहतर जानते हैं, सारा पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी इस सिलसिले में क्या कुछ कर रही है? बाहर टेस्टिंग के हवाले से काफ़ी कुछ किया जा रहा है, वैक्सीन के बारे में भी बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो दी जा रही है। इधर क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोई लाहेअमल तय किया है कोरोना वायरस का मुकाबला करने के हवाले से? और साथ में फवाद साहब ये भी बताइएगा, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें तनकीद कर रही हैं हुकूमत वक्त पर कि मिक्स्ड मैसेजिंग है कि लॉकडाउन भी है, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, आप बाहर भी जा सकते हैं लेकिन तक अपने आप को महदूद करना चाहिए, किस तरह देखते हैं जनाब? पहली बात तो यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने 26 फरवरी को जब पहला केस कोरोना का पाकिस्तान में आया था, उस दिन हम खुद अपना कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, चाहे वो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हों। एक्चुअली 26 तारीख को आया था, 5 मार्च को पाकिस्तान में हमारे हैंड सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे। हमने वहां से ये सफ़र शुरू किया। पहले हमने PCSIR के साथ प्रोजेक्ट किया, फिर डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो हमारे साथ शामिल हुए, फिर प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो शामिल हुए, और विद इन 2 मंथ्स पाकिस्तान ने जो अपने तमाम डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो खुद बनाने शुरू किए। इसी तरह से पाकिस्तान ने अपना जो सारा PPEs हैं वो खुद बनाना शुरू किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें। और 2-3 महीने में हमने पाकिस्तान को टर्न अराउंड किया। जहाँ तक ये मामला था, सिवाय N95 मास्क के और वेंटिलेटर के जो भी कमर्शलाइजेशन में नहीं गए, हर चीज़ कोविड से रिलेटेड जो है वो पाकिस्तान खुद बना, और हमारे हॉस्पिटल्स हैं या बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सप्लाई कर रहा है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल का ताल्लुक था कि मिसमैच है, देखिए ये एक 2+2 का जवाब नहीं है कि आपने अगर एक लंबा अरसा कोरोना वायरस में रहना है तो आप कैसे इसको जो है वो एक जो है 2+2 में जवाब दे देंगे। ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोजाना की सिचुएशन के मुताबिक आप फैसले करते हैं। आप देखते हैं कौन से सेक्टर को आपने खोलना है, कौन से सेक्टर को स्क्वीज करना है, कहाँ से खतरा है, कहाँ से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डेफिनेटली इसमें एक गलतफहमी कहिए या जो भी कहिए, उससे एक फ्री फॉर ऑल हुआ है और लगा है कि SOPs की कोई हैसियत नहीं रही। और इसी वजह से हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि जून के जो पहले 3 हफ्ते हैं वो फैसला कुन होंगे पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो अभी मामला है वो इज फेयरली अंडर कंट्रोल, और लेट्स होप कि ये जून के पहले 3 हफ्तों में भी अल्लाह मेहरबानी करे और हमारे कंट्रोल में रहे। तो अगर हमने हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना भी है तो इसमें
पर हर्ज नहीं है, इसमें अनाउंस कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। स्वीडन ने भी ऐसा किया, तो तजुर्बा हम भी कर सकते हैं, इसमें हर्ज क्या है आपके ख्याल में? वो हमने, देखिए मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें हर्ड इम्यूनिटी क्या या कोई भी, वो तो हमने एक्सपर्ट्स की कमेटी जो बनाई है उनका कहना है कि ये एक बड़ी खतरनाक अप्रोच होगी, स्पेशली जबकि इसके ऊपर रिसर्च और डाटा मौजूद नहीं। सही कह रहे हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, कीमती वक्त देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी अभी वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी साहब से और मुख्तलिफ अमूर पर, लेकिन इब्तिदा करते हैं इसी से ही। शराजी साहब, जो कोरोना वायरस पर बात हो रही थी, सर आप फिर से वो खतरनाक हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कि अब उनको ऐलान कर देना चाहिए। स्वीडन में फेल हो गया शराजी साहब, ब्रिटानिया में फेल हो गया। फवाद चौधरी साहब भी शायद उसी डायरेक्शन में जा रहे थे कि उनके जो साइंस के माहिरीन हैं, कोरोना वायरस के माहिरीन हैं, वो भी यही कह रहे थे कि तो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। लेकिन जब से ये लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, अब आपने देखा है कि अमवात की तादाद भी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, और जो केसेस हैं वो बाज़ किसी दिन में 2000 केसेस भी एक दिन में आ रहे हैं। अगरचे हमारी टेस्टिंग एबिलिटी अभी तक भी बेहतर नहीं हो सकी। और वुहान के बारे में कहा जा रहा है कि अब वहाँ पे 15 लाख चीन के अंदर एक दिन के अंदर लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक शायद हम हज़ारों की तादाद में तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर ये सूरत हाल रहती तो खुदा न खास्ता, जिस तरह चौधरी साहब ने भी फरमाया है कि जून के पहले 3 हफ्ते बड़े डिसाइसिव है पाकिस्तान के लिए, और अब देखें ना कि ईद और ईद के बाद जाहिर सी बात है लोगों का मेल जोल और बढ़ेगा, और उसके बाद कुछ और एक्टिविटी होगी। तो मेरे ख्याल में उसमें खदशा यही रहेगा सद के खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन और ख़राब ना हो जाए। हम तो दुआई करते हैं, और साथ में हुकूमत के लिए भी यही है कि क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। ईद के मौके पे भी जो हम इनको उन्होंने पैगाम दिया लोगों को कि बड़ा आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें जो SOPs हैं, और उसके बाद भी लोगों को सेंसिटाइज करें कि 3 हफ्ते जो जून के हैं, जिसके बारे में कुछ तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि इसमें स्पाइक है, अभी पाकिस्तान में इसका क्लाइमेक्स नहीं आया और इन 3 हफ्तों में शायद आएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरत है एहतियात की। और वो सिर्फ अवाम ही करेंगे, हुकूमत ने सिर्फ उनको मैसेज करना है, तो वो मेरे ख्याल में कर रही है। ठीक, तो अगली चीज पे आते हैं जनाब। जो बात हुई थी शुगर रिपोर्ट के हवाले से, तो उसमें तो फवाद चौधरी साहब ने मेरे ख्याल से हमें ही टोल्ड अस समथिंग न्यू कि ये सब का सब FIA के सपोर्ट कर दिया गया है। वो उस पर जो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है वो यही है कि FIA के सपोर्ट तो पहले से कर दिया गया था। FIA अपनी हतमी रिपोर्ट तो इशू कर चुकी है, और उस हतमी रिपोर्ट में भी कई हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स को ब्रेकअप करके उन्होंने कहा कि ये जो है जो फाइनेंशियल मामलात हैं, कमर्शियल मामलात हैं, कॉर्पोरेट मामलात हैं, उनको SECP देखे। जहां कलूसिव प्रैक्टिसेस हो रही थी और मिल के मालकान आपस में मिले हुए, वहां कॉम्पिटिशन को तवज्जो देनी चाहिए। और जहां कॉर्पोरेट फ्रॉड था, वाज़े कॉर्पोरेट फ्रॉड था जिसमें आपने मुख्तलिफ कंपनियों को भी मूव अराउंड किया था, वो जो सारे अमूर हैं वो नैब को मुंतकिल कर देना चाहिए। तो जब रिपोर्ट अपने ये वाज़े रिकमेंडेशंस रख चुकी है, काबीना के सामने रख चुकी है जनाब, तो FIA का मजीद इसमें क्या काम? क्या अब इन लाइन इंस्टीट्यूशंस को हरकत में नहीं? मेरे ख्याल में वो जो SECP की बात की गई है, जो कंपटीशन कमीशन की बात की गई है, इस तरह के दीगर मुतल्लिका इदारों की बात की गई है, मेरे ख्याल में जो प्रोसीजरल वहाँ पे जो वायलेशंस हुई हैं, और अगर कोई वहाँ पे इन इदारों को मैनेज किया गया और उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने दानिस्ता तौर पे आंखें बंद रखी या फैसिलिटेट किया, तो मेरे ख्याल में अब उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्योंकि ये दोनों इदारे बाहर ट्रायल कोर्ट तो नहीं है ना, इनकी हैसियत अदालतों की तो हरगिज़ नहीं है। ये अगर क्राइम हुआ है तो अल्टीमेटली अदालतों में ही जाएगा, और मुझे लगता है कि नैब के थ्रू ही अदालतों में जाके तो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। FIA का काम था इन्वेस्टिगेशन का, खसूसी तौर पे कर दिया गया, उसके बाद मेरे ख्याल में चीज़ें अब नैब के थ्रू अदालतों